हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा, शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए सीजीटेट का एग्जाम हुआ है अभी, है ना। तो सीजीटेट का हम लोग हिंदी पार्ट देखने वाले हैं, आंसर की व्यापम क्या इससे संभावित आंसर ले सकता है, एक संभावना के रूप में हम देखते हैं, एक सटीक आंसर उसको लेते हैं। चलिए हिंदी का सेक्शन चालू करते हैं। चलिए साथियों, देरी न करते हुए देखिए साथियों, हिंदी का सेक्शन है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। स्वर संधि के कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, स्वर संधि का स्वल्प, विद्यार्थी और नाविक, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहला 33वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 33वां क्या आंसर होगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वल्प, विद्यार्थी और नाविक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अनुउदित का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुउदित ये क्या हो जाएगा? अनुधन उदित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुधन उदित, उ और उ से मिलकर क्या बना है? बड़ा उ बना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुउदित। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संवृत्त स्वर युग्म कौन सा है साथियों? देखो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से संवृत्त स्वर युग्म है उ उ ए ओ ए अ, ऐसा है। तो उ उ जो है संवृत्त में आता है। संवृत्त में क्या आता है? उ और उ, ये संवृत्त स्वर होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला एक शब्द है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है? युयुत्सु। क्या बोला जाता है? युयुत्सु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युयुत्सु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी को तत्सम शब्द क्या है? ट का तत्सम बनता है ता। ट का तत्सम क्या बनता है? ता। ता किसमें है? तो मृत्तिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मृत्तिका। क्या हो जाएगा साथियों? मृत्तिका इसका करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखो, इधर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सम्मिलित करें। इस साइड का सेक्शन देख लिए थे, इधर का देखते हैं। व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों को सम्मिलित कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है? कंठ, तालव्य, दंत और दंतोष्ठ, ये है। तो देखिए कंठ में क्या आता है? क वर्ण है। क वर्ण मतलब क, ख, ग, घ, ग। अब देखो क का किस में आ गया? ग में आ गया, है ना। तो ग कंठ वाला ये हो जाएगा, क, ख, ग, घ, है ना। तालु से कहाँ चालू होता है? ता, ता, दा, धा, ना। दंत में, तालाव में। तो देखो ए का तीसरा कौन सा है? ए का तीसरा देखो, ये ए का तीसरा ये है ना। बाकी पूरा आंसर हमको देख सकते हैं। दंतोष्ठ में वो आ जाता है, ये हो जाता है। ऐसे करके हमको कोई भी दो मालूम हो गया तो पता चल जाता है, इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? ठीक है, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? देखिए साथियों, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प कौन सा है? देखिए, यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ पुरुष स्त्री जाति का बोध होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग है। ये भी सही वाक्य है। जड़ हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग है। जड़ के लिए नपुंसक लिंग का यूज होता है, करेक्ट है ये भी, है ना। अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत तरह हिंदी के 3 लिंग माने गए हैं, ये गलत आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका? 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा साथियों? 1, 2 और 3 तीनों सही है, तीनों कथन सही है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग मॉडल आंसर देख रहे हैं, उस पर विस्तार चर्चा भी करते चल रहे हैं, है ना। देखिए, हिंदी में आगत विधित शब्दों का उनके मूल भाषा में सम्मिलित कीजिए। आगत विधित शब्दों को मूल भाषा में सम्मिलित करना है। अब इसको देखो साथियों, इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसमें भी 1, 2 मालूम होगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे रिक्शा क्या है? रिक्शा जापानी शब्द है ना। तो बी का एक किसमें है? देखो इसमें बी का एक है ना। पपीता पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, पपीता पुर्तगाली, रिक्शा जापानी। तो ऐसा 2, 3 मालूम होगा तो आपका आंसर बन जाएगा। तो ए का चौथा, बी का पहला, इसमें देखो बाकी भी नहीं है, है ना। वैसे करके पता लगा सकते हैं। सी का चाकू फारसी शब्द हो जाएगा, अंगूर तुर्की शब्द हो जाएगा। ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक, तो ये आसान होता है इस प्रकार से। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा। तो नहीं में देखो ये शार्दुल नहीं होता है, तुम, बाज, बाजी, ये सब होता है ना। तो ये घोड़ा का पर्यायवाची शार्दुल नहीं होता है। गज शार्दुल, गज हाथी का होता है। ठीक है, चलिए अब देखो। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है? तत्पुरुष समास से कौन सा विकल्प सही है? नेक नाम, शोका कुल, पाप मुक्त, ये नहीं है, पाप से मुक्त दूसरा हो जाता है ना। सन्मार्ग दूसरा मार्ग, रसोई घर दूसरा समास हो गया। यथाशक्ति तत्पुरुष है ना। पदभ्रष्ट अलग हो गया, देवालय अलग हो गया। तो मुंह तोड़, लोकाक्तर और गंगा जल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इस साइड देखो,
संज्ञा के संबंध में सही कथनों के विकल्प का चयन कीजिए। जब कभी भाववाचक संज्ञा बहुवचन होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे जातिवाचक बन जाते हैं। तो भाववाचक को बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन बन जाता है, सही है ना। हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है। यदि एक वाक्य में कई संज्ञा हो, उसके लिंग भिन्न भिन्न हो, तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के अनुसार होगा। लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा के रूपांतरण होते हैं। लिंग, वचन, कारक के अनुसार ये सही है ना। ये तो चौथा सही है, बिल्कुल। पहला भी सही है, चौथा भी सही है। पहला और चौथा सही, देखो पहला चौथा। और यदि वाक्य में कई संज्ञा हो तो उनके भिन्न क्रिया के अनुसार होते हैं, ये भी सही है। तो पहला, चौथा और दूसरा इसका करेक्ट आंसर पहला, चौथा और तीसरा। पहला, तीसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, मतलब से अच्छा गाती है, तो क्या हो जाएगा इसका? मतलब गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, कौन सा हो जाएगा? मतलब गाने का दोनों में संबंध हो रहा है, तुलना हो रहा है ना। ठीक है, तो ये संबंध कारक हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? संबंध कारक। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, संबंध से रिलेटेड रहेगा, इससे इसका तुलना हो रहा है ना, तो संबंध कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, तत्पुरुष समास वाला हो गया है ना। अगला विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से देखिए साथियों, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ और बहुअज्ञ, बाकी नहीं है ना। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द क्या होता है? वक्ता, श्रोता, मतलब बोलने वाले के लिए क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रवि के अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य कौन सा है? विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बताया जाता है वो विशेष्य है। तो किसकी विशेषता बताया जा रहा है? विद्यार्थी की। अध्ययनशील विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी यहाँ पास क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा साथियों। विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है, विद्यार्थी क्या हो जाएगा साथियों? विशेष्य। विद्यार्थी इसका विशेष्य हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। विशेषण क्या होगा? कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछिए, तो कुशाग्र इसका क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। विशेषता बता रहे हैं, कुशाग्र है, तीव्र है, ठीक है, बुद्धिमान है। यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी, किस प्रकार का वाक्य है? तो वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुमको सफलता मिलेगी, मतलब एक इंडिकेशन हो रहा है, संकेत हो रहा है, तो संकेतवाचक इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह और उसका चिन्ह सम्मिलित कौन सा नहीं है? हंसप्रद, टूटीपरक चिन्ह, ये वाला सही नहीं है। बाकी अर्धविराम ऐसा बनता है, निर्देशक ऐसा बनता है, अल्पविराम ऐसे बनता है, ये सही है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक, चलिए। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिलता है? द्वंद्व और तत्पुरुष समास में, द्वंद्व और तत्पुरुष समास में ज्यादातर हमको योजक विराम चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक, इसको याद रखना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। का बरख जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है? का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, वर्षा ऋतु से कृषि का लाभ होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। कम वर्षा से कृषि सूखने पर संकट आया था, ये भी नहीं होगा। काम बिगाड़ने के लिए वर्षा आती है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, इसका करेक्ट आंसर। तो वही कहा जाए, का बरखा जब कृषि सुखाने का मतलब ये काम बिगड़ जाएगा तो सहायता का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको देखना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ये सही वाक्य है ना। अशुद्ध बोलना है, अशुद्ध पूछ रहा है ना। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, तो अतिथि के लिए गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, इस अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला देखो। किस लोकोक्ति का भावार्थ सम्मिलित नहीं है बोल रहा है? न रहेगा न बास न बजुरी की बात। समस्या का जड़ से मिटाना, ये सही है। होनहार विद्वान के हो चिकने, स्वस्थ के पौधे चिकने होते हैं। नेकी के दरिया में डाल भिलाई करके भूल जाना चाहिए, है ना, ये सही है। हथेली पर सोचने के समय आने पर जल्दबाजी से काम होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो सकता है। ठीक है, ये गलत आंसर हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ऐसा करके हमको दिया गया है क्वेश्चन। तो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा युद्ध में मारा जाना। क्या होता है साथियों? युद्ध में मारा जाना। क्या होता है? युद्ध में मारा जाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? युद्ध में मारा जाना, इसका खेत रहना का सही अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। महात्मा गांधी संबंधित बताया गया। उपरोक्त कथन में आलोक की कौन सी बात असत्य है? विद्यार्थी होना
भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। तो उपरोक्त कथन में अलौकिक कौन सी बात असत्य है, ये बताया गया है। तो देखिए, प्रत्येक भाषा यदि किसी अन्य के लिए केवल भाषा है तो उस भाषी के लिए मातृभाषा अपनी भाषा है। ठीक है, कोई भी भाषा बुरी नहीं होती क्योंकि अपनी विशिष्टताएं होती, ये भी सही है ना। विद्यार्थियों को विदेशी भाषा नहीं पढ़ना चाहिए, तो देखो नहीं पढ़ना चाहिए ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग किसी को भी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़ना चाहिए, ये इसका असत्य बात हो जाएगा। विदेशी भाषा अपने माध्यम से सीखी जा सकती है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका गलत आंसर होगा, मतलब असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का जवाब, सही विकल्पों का चयन कीजिए। साहित्योन्नति के साधन में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे हमको एक बार इसको पैसेज को पढ़ लेना ध्यान से। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि, अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास को जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर हम वर्तमान भारत को, अपने अतीत पर गर्व होता है। पुस्तकालय भारत के लिए नहीं नई वस्तु नहीं, देवालय, विद्यालय, नृपालय, ये सब बताया गया है। स्थान, प्रमुख स्थान होते हैं, ये बता दिया है इस पैसेज में। इनके अतिरिक्त विद्वानजनों अपने निजी पुस्तकालय भी होते हैं। मुद्रण कला के आविष्कार एवं पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात नहीं थी, है ना। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सातत्य नहीं रखते हैं। प्राचीन काल से लेकर मुगल साम्राज्य के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रकृति सुदूर स्थिर देशों के झुंड से झुंड विद्या नौकरी लंबी मात्राएं करके भारत आया करते थे। ऐसे करके पैसेज को हमको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद इस पर क्वेश्चन बेस्ड है, उसको हमको बनाने का प्रयास करना है। ठीक, चलिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मुद्रण कला और पुस्तकालय, पुस्तकालय और भारत, भारत के गौरव, साहित्योन्नति। अब इसमें किसके बारे में बताया गया है, आपको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो किसके बारे में बताया गया है, वर्तमान पुस्तकालय से रिलेटेड है बात। इसमें पुस्तकालय की कही गई है, देखो पुस्तकालय से है ना बार बार, और मुद्रणालय और पुस्तकालय की बात जिक्र हो रही है पैसेज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा कला और पुस्तकालय, इसका करेक्ट पैसेज का इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पुस्तकालय और मुद्रण कला करेक्ट उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है, बाकी व्यापक के ऊपर है, बाकी ये हमको करेक्ट आंसर लग रहा है पैसेज को पढ़ने के अनुसार। पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करता था? अब देखो पुस्तकालय कौन कौन से स्थान पर हुआ करता था, तो देखो इसमें बताया गया है ना, विद्यालय, देवालय, राजमहल, इसमें सब में हुआ करता था। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हुआ करता था, है ना। तो ये इसमें पुस्तक में बताया गया पहले कहाँ कहाँ हुआ करता था। तो विद्यालय, देवालय और पुस्तकालय इसमें देख नहीं सकते हैं, पैसेज में लिखा है, यहाँ पास मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए, पुस्तकालय भारत के लिए कोई वस्तु नहीं है। देवालय, विद्यालय, नृपालय, संग्रहों का प्रमुख स्थान है। तो देवालय देखो, पुस्तकालय, देवालय, है ना, विद्यालय, देवालय और राजमहल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यालय, देवालय और राजमहल। ठीक है, चलिए। राजमहल, झुंड के झुंड विद्यालयों की लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे? क्यों आया करते थे? देखिए, व्यापार करने के लिए, भारतीय मंदिरों के प्रसिद्धि के कारण। ठीक है, तो भारतीय पर्यटन दृष्टि की, भारतीय पुस्तकालय की प्रसिद्धि के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पुस्तकालय संबंधित बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, भारतीय पुस्तकालयों के प्रसिद्धीकरण के कारण, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। भाषा शिक्षण में शब्दावली, प्रयुक्त शब्दावली को उनके अर्थों के आधार पर सुमेलित करना है। भाषा शब्दावली को उनको अर्थ के आधार पर सुमेलित करना है। देखिए साथियों, स्क्रिबलिंग, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, प्रिंट चेतना, शब्दों के चित्र के रूप में पढ़ना, अभिनय, ये देखो ABCD ऐसे करके जमा के दे दिया है ना, हमको इसको बनाना है। देखो साथियों, भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावली को उनके अर्थों के आधार पर सुमेलित करना है। तो स्क्रिबलिंग क्या होता है, प्रिंट चेतना क्या होता है? प्रिंट चेतना का मतलब हो गया शब्दों को चित्र के रूप में पढ़ना और अभिनय करना। ध्वनि जागरूकता क्या हो जाएगा? ध्वनियों को छोटे छोटे रूप में पहचानना, जो जागरूकता हो गया। तो देखिए साथी, हमको 2 मिल गया है ना, 2 चीज़ मिल गया। अब इससे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन को, है ना। दूसरे का आ रहा है हमारा डी, मतलब डी देखो, दूसरा में डी जिसमें है ना। और प्रिंट चेतना चौथे का ए इसमें आ रहा है, दूसरे का डी, चौथे का ए और दूसरे का डी इसमें आ रहा है ना। और देखते हैं ऑप्शन कहीं और होगा तो दूसरे का डी और चौथे का ए, दूसरे का डी और चौथे का ए, तो दूसरे का डी, चौथे का ए और पहले का सी। स्क्रिबलिंग क्या हो जाता है? लिख कर कुछ व्यक्त करने को घसीटा स्क्रिबलिंग हो गया। ठीक है, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीकों के बीच सहसंबंध को डिकोडिंग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर इसका सी हमारा हो सकता है। ठीक है, सी इसका संभावित आंसर हो जाएगा, ये सी आंसर।
ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सही मायने में पढ़ने का अर्थ तात्पर्य क्या होता है ना। देखिए, लिखे हुए को अर्थ को गढ़ना, ये सही मायने में पढ़ने का अर्थ होता है। लिखे हुए के अर्थ से गढ़ना, ये सही मायने में करेक्ट इसका अर्थ होता है। ठीक है साथियों, चलिए ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो छूट गया है। एक क्वेश्चन ये देखो, नीचे दिए गए कथनों में असत्य कथनों को लिखिए। 0 से 8 वर्ष की उम्र में बच्चे भाषा बहुत धीमी गति से सीखते हैं। 0 से 8 वर्ष बोल दिया है, 8 वर्ष 6 7 5 साल 4-5 के बाद जल्दी सीखना चालू करते हैं बच्चे ना, तो ये गलत हो जाएगा। छोटे बच्चे जटिल अवधारणाओं को अच्छे तरीके से अपनी घर भाषा से सीखते हैं, घर की भाषा में सीखते हैं। बहुत सही है, ये सही वाक्य। छोटे बच्चों के साथ पठन लेखन शुरुआत में स्कूल की मानक भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, शुरुआती स्तर पर सीखने सिखाने खेल उपयोगी बहुत सरल है, ये सही है, बिल्कुल ये सही है। और मानक भाषा में होना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है ना। तो हमारा गलत आंसर 1 हो जाएगा और असत्य आंसर हमारा हो जाएगा 3। 1 और 3 देखो कौन कौन सा है। 1 और 3 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमारा 60 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 60 क्वेश्चन तक पढ़ लिए। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसी का अगला पार्ट लेके, अंग्रेजी का पार्ट लेके मिलेंगे। चलिए साथियों, ठीक है, धन्यवाद। मोहिंद्रा ट्यूटर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, चलिए।